हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस क्लास में ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं, आक्सीकरण, अपचयन, आक्सीकारक और अपचायक के बारे में आपको हम बताएंगे। तो सबसे पहली हेडिंग आ जाएगी आपकी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिफिनीशन आसान है, बहुत छोटी में लिख दिया हूँ, ध्यान से देखिए, याद हो जाएगा। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ऊष्मा निर्मुक्त का मतलब ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे ग्रेफाइट, कार्बन है, यहाँ सी लिखे हैं तो यहाँ अगर ग्रेफाइट लिख दिया जाए तो इसका नाम हो जाएगा ग्रेफाइट। अगर ग्रेफाइट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया जाए, मतलब जलाया जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जी माने गैस के रूप में निकलेगी और 94 किलो कैलोरी ऊष्मा निर्मुक्त होगी, यानी ऊष्मा निकलेगी। यानी इसीलिए यहाँ निर्मुक्त शब्द दिया गया है, मतलब ऊष्मा निकलेगी, ऊष्मा निकलती है। ठीक, तो क्या निकल गई? ऊष्मा निकल गई। तो सेम इसी तरह ऊष्माशोषी अभिक्रिया हो जाएगी। इसकी भी डिफिनीशन बहुत आसान है, देखिए। ऊष्माशोषी अभिक्रिया को इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शंस का परिभाषा देखिए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ऊष्मा का अवशोषण माने ऊष्मा को लेता है, कमी होती है। अवशोषण माने कमी होती है। यहाँ क्या लिख सकते हैं? अवशोषण माने कमी होती है, ऊष्मा की कमी हो जाती है। तो कमी होती है, जैसे में आप एग्जांपल देख सकते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, तो जब इसका रिएक्शन हो गया तो 2NO बना, जिसका नाम है नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या नाम है? नाइट्रिक ऑक्साइड। और देखिए यहाँ पे दिखाया गया है माइनस है, 45 किलो कैलोरी ऊर्जा। यहाँ क्या हो गई? कमी हो गई। अगर इसी रिएक्शन को लिखा जाए तो इस तरीके से भी इसी रिएक्शन को लिख सकते हैं, ऐसे N2 प्लस O2 प्लस, अब देखिए माइनस है, जब माइनस इधर आएगा तो प्लस 45 किलो कैलोरी और ये रिएक्शन हुआ तो फिर 2NO बन जाएगा और इसका नाम आपको बता ही दिए, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ? सिंपल, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉनों की, यानी ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी, यानी इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, या ऑक्सीकरण भी कह सकते। जैसे सोडियम है, एकदम सिंपल एग्जांपल है आपका। मान लीजिए सोडियम है, हमने क्या कर दिया? सोडियम ले लिया Na। अब हमें कह दिया हमने कि इसमें क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन की कमी। तो जब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जब कोई इलेक्ट्रॉन देता है किसी, तो उस पर पॉजिटिव चिन्ह होता है, तो Na क्या हो जाएगा? Na प्लस। सेम इस तरह बहुत सारे आपके एग्जाम्पल होंगे। उसके बाद अब आप बात करेंगे हम अपचयन, यानी रिडक्शन क्या होता है। तो इसमें क्या था? ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही थी और अब अपचयन आ गया तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि होगी। क्या होगी? इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इलेक्ट्रॉनों की वृद्धि अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे Na प्लस प्लस
ई इलेक्ट्रॉन और Na, मतलब इसी को जब हम उल्टा कर देंगे, बहुत आसान है, देखिए यही इधर है, अब इसी को इस तरह से लिख देंगे तो यह किस में आ जाएगा, अपचयन में आ जाएगा बाबू, अपचयन में। अपचयन में क्या आ जाएगा, देखिए हमने इसको क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, लिख दिया Na प्लस है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, मतलब जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसकी तब इसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, वृद्धि होगी। यानी यह एक इलेक्ट्रॉन लिया और जब लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव का चिन्ह यहाँ बना दिया और ये यहाँ पे आएगा तो यह अपनी मुक्त अवस्था में आ जाएगा Na इस रो। सेम यही, यानी इसी को उल्टा कर देंगे तो अपचयन हो जाएगा और इसका उल्टा इस तरह से लिख देंगे तो ऑक्सीकरण हो जाएगा। अब हम बात करते हैं किसकी, ऑक्सीकारक की, ऑक्सीडेसिंग एजेंट। अब देखिए क्या होता है ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो अभिक्रिया में, मतलब कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉनों को लेता है, तो हम उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक। लेकिन यहीं पर ऑक्सीकारक कहेंगे, जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं अभी, ध्यान से देखिएगा, याद भी कर लीजिएगा, पेपर में जरूर आएगा, बहुत आसान है। देखिए हमने कह दिया कि 2 आयोडाइड ले लिया, क्लोरीन के साथ हमने रिएक्शन करा, तो रिएक्शन कराने के बाद क्या हुआ, तो हमने बताया क्या हुआ, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक में इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, उधर जाएंगे, मतलब वो लेगा। अब क्या करेगा, लेगा तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा आपका 2Cl और प्लस I2। मतलब जब यहाँ से आपके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे तो यहाँ प्लस था, अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो अपचयन होगा, यहाँ लिख सकते हैं अपचयन होगा। तो अब ये लिया है तो इस पे माइनस है और ये माइनस था तो ये प्लस। यही आपकी क्या है, इसकी ऑक्सीकारक की परिभाषा में उसका एग्जाम्पल है, जैसे में लिख सकते हैं आप इसको। उसके बाद क्या आ जाता है आपका अपचायक, रिडक्सिंग एजेंट, अपचायक, अपचायक इंग्लिश में रिडक्टिंग एजेंट। इसकी भी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, सेम वह परिभाषा बहुत आसान होगी, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं, ये भी डिफिनीशन दे देंगे, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन कर देते हैं अपचायक कहलाते हैं। या एक एकदम आसान डिफिनीशन जिस तरह से हमने आपको बताया था कि पदार्थ अगर कोई भी है तो उसमें ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण की बात की जा रही है, तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वो त्यागेगा, माने इसमें ग्रहण कर रहा था। हमने डिफिनीशन यही पढ़ा कि ऑक्सीकारक में यह इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर रहा था, जबकि इसमें क्या करेगा कि इलेक्ट्रॉनों को त्यागेगा। त्यागने का मतलब निकालेगा, निकालेगा तो डिफिनीशन कैसे देंगे, इसकी डिफिनीशन बहुत आसान तरीके से आपको देना है। यानी अपचायक वह पदार्थ, क्या बोलेंगे, अपचायक वह पदार्थ है जो किसी भी अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, अपचायक कहलाता। जैसे कोई एग्जाम्पल आप ले लीजिए, तो मान लीजिए हमने ले लिया 2Fe3, पॉजिटिव होता है, इससे प्लस किसके साथ रिएक्शन करा दे,
आयोडाइड के साथ करवाए थे तो इसमें भी आयोडाइड के साथ करवाए। जब रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा, क्या बनाएगा, यही चीज यहाँ बनाएगा, यानी 2Fe2 बनाएगा प्लस। अब ये क्या है, इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, जब ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो फिर I2 बना लेगा, इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो ये फिर क्या बना लेगा, I2। मैंने अब इसको दिखाएंगे कैसे कि कैसे गया। तो इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा, इसने इलेक्ट्रॉन को त्यागा तो यहाँ आ गया। अब इसमें क्या था, ये माइनस था, तो इधर निकाल दिया तो प्लस हो जाएगा। बस इसी को आपको लिखना है। यह आपका क्या हो जाएगा, लिख सकते हैं -2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, त्यागा। और त्यागने को ही क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण, और ग्रहण करने को अपचयन। उसके बाद आ जाती है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, जिसको शॉर्ट में रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, रेडॉक्स। एकदम आसान डेफिनेशन होती है, इजी। रेडॉक्स अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया बाबू, रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन यानी रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, डिफिनीशन एकदम आसान है। कैसे देंगे, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, हमने आपको पढ़ा दिया ऑक्सीकरण और अपचयन, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन प्रक्रम एक ही साथ एक ही समय पर होती हैं या घटित हों, तो ऐसी अभिक्रियाएं को ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते। ठीक, एकदम सिंपल डेफिनेशन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। उसके बाद है ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में प्रभाव। लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर की। क्या हमने बेटा बताया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दैनिक जीवन का प्रभाव। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में दैनिक जीवन का, दैनिक जीवन में प्रभाव, मतलब हमारे इस जीवन में चलने वाले समय में ऑक्सीकरण अभिक्रिया का क्या प्रभाव है। तो पहली बात, सबसे दो बातें हैं इसमें। पहला है संक्षारण। क्या है बाबू, संक्षारण। और दूसरी आ जाती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता, पहला आ जाएगा संक्षारण, दूसरा आ जाएगा विकृत गंधिता। संक्षारण मतलब कोरिजन, और विकृत गंधिका को इंग्लिश में क्या कहते हैं, रैंडिसिटी, RANDICT। क्या हो जाएगा, रैंडिसिटी। तो अब देखिए संक्षारण क्या होता है। तो वह अभिक्रिया जिसमें धातु ऑक्सीजन की उपस्थिति में या नमी की वजह से रसायनों की धीमी अभिक्रिया से उसका नष्टीकरण हो जाए या नष्ट होने लगे, तो उसी को हम संक्षारण करते हैं। या ऐसी डिफिनीशन आपको हम बता दे रहे हैं, एक आसान डिफिनीशन।
नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक आक्सीकारक प्रक्रम होता है। दूसरा, विकृत गंधिता की बात की जा रही है, बहुत आसान डिफिनेशन इसकी भी होती है। क्या होगी? खाद्य पदार्थों में उपस्थित तैल यानी तेल हो गया, वसा के मंद आक्सीकरण से, माने धीरे धीरे आक्सीकरण से उनमें स्वाद और गंध का बदलना ही विकृत गंधिता कहलाता है। माने स्वाद बदल जाए, गंध बदल जाए तो उसी को हम उस विकृत गंधिता कहते हैं। अब इसको रोकने के, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, विकृत गंधिता को रोकने के उपाय बहुत सारे हैं। विकृत गंधिता को रोकने के उपाय, पहला क्या है? खाद्य पदार्थों को वायुरोधी पात्रों में रखना। माने खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनमें वायु का प्रवेश न हो। दूसरा, निम्न ताप पर पके हुए खाने का प्रशीतन, यानी कम ताप पर अगर भोजन बनाया गया है तो उसको प्रशीतन यानी फ्रीजिंग में कर सकते हैं। एक बात और आती है कि खाद्य पदार्थ तथा पके हुए भोजन को सीधे सूर्य के प्रकाश में नहीं रखना चाहिए, संपर्क से बचा के रखना चाहिए सूर्य के। अगर ये बातें आपको समझ में आई हो, आपको अच्छा लगा हो और ये चैप्टर की लास्ट रीडिंग थी, तो अब हम इसके आगे जो वीडियो देंगे उसमें हम आपको इनसे संबंधित सारे क्वेश्चनों का आंसर देंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी में शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसे पढ़कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे जो है बताएं बच्चों को कि हाँ अच्छे से अच्छी पढ़ाई हो सकती है।